टॉपिक है MMT 001 प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर। देखो, ये ब्लॉक्स हैं चार। फोर्थ ब्लॉक प्रैक्टिकल्स है, इससे कुछ नहीं आता। बच्चे तीन ब्लॉक, हर ब्लॉक में पाँच पाँच यूनिट है, 15 यूनिट। 15th यूनिट से भी कभी कुछ नहीं आता, 11th से भी कुछ नहीं आता और फर्स्ट से भी कुछ नहीं आता। लेकिन 11th और फर्स्ट हल्की हल्की पढ़नी पड़ेंगी हमें। सेकंड से भी एक ही टॉपिक है, जहाँ से आता है। यूनिट वन ये सब है, कुछ नहीं आता, सब वेस्टेज है टाइम का। हाँ, बस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम सीखना पड़ेगा तुम्हें यूनिट वन से। देखो, इंक्लूड का मतलब वही है जो इंग्लिश में होता है। इंक्लूड का मतलब ले आओ, फलाना ढिमकाना। STDIUH का अगर तुम्हें एक एनालॉजी दूँ तो इसको तुम मान के चलो टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के क्या अंदर क्या होते हैं? टूल्स, टूल वन, टूल टू, और हम फिर ऐसे यूज़ करते हैं इनको। यहाँ स्टूडियो एच एक फाइल है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस है, 1 2 3। इसमें से एक है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, दूसरा है एंड सो ऑन। अब इसका क्या मतलब है? देखो, प्रिंट एफ है, ये यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ। कोड में अगर तुम्हें प्रिंट एफ नाम का फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए तुम्हें प्रिंट एफ नाम का टूल यूज़ करना है, तो स्टूडियो डॉट एच नाम का टूल बॉक्स पहले से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना ही प्रिंट एफ को समझ ही नहीं पाएगा कंप्यूटर। तो बस यही है यहाँ पर। इस तरह के और भी हैं इंक्लूड करके आगे, ऐसे बहुत सारे अदर टूल बॉक्स है जो हम आगे पढ़ेंगे। इंट का मतलब है इंटीजर, यानी इंटीजर वैल्यूज ही दी जाएंगी या इंटीजर वैल्यूज ही आंसर आएगा। मेन को तुम समझ के चलो कि ये मेन फंक्शन है और यहाँ पर सीपीयू देखता है कि मेन कहाँ लिखा है और यहाँ से वो स्टार्ट करता है पढ़ना। करली ब्रैकेट का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कोड, इस करली ब्रैकेट का मतलब है एंड ऑफ द कोड। रिटर्न जीरो को तुम समझ सकते हो ऐसे, मिशन कंप्लीटेड, यही है। प्रिंट एफ का वही है जो इंग्लिश में समझते हो, प्रिंट कर देना। क्या वैल्यू कर देना? ए की वैल्यू। यहाँ पर ए की वैल्यू 10 है। 10 क्या है? इंटीजर, तो इसके आगे INT लिखा है, यानी INT लिखा हो और आगे कुछ भी दे रखा हो तुम्हें वेरिएबल, इनको वेरिएबल बोलते हैं। ABC या कोई अदर नेम भी रख लो सकते हो तुम, जैसे सैलरी। और इसके आगे जो भी होगा वो इंटीजर ही वैल्यू होगी, इसका ये मतलब है। ये परसेंटेज डी का भी मतलब इंटीजर ही है कि जो प्रिंट वैल्यू होगी वो इंटीजर आएगी। ये परसेंटेज डी को तुम ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज आई। ये हम यूनिट टू में पढ़ेंगे। बस अभी अभी तुम्हें मोटा मोटा पता चल गया क्या होता है स्ट्रक्चर। अब बारी बारी से हर एक इन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। यूनिट वन यही था, यूनिट टू पे चलते हैं। यूनिट टू के ये सब टॉपिक हैं, पढ़ने सारे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस इस पर आते हैं। देखो, वेरिएबल वेरिएबल सीखने के लिए है ना, तुम्हें मैं एक एनालॉजी देता हूँ। मान के चलो एक बॉक्स है वन, बॉक्स है टू। इसके ऊपर हमने तुमने लिखा है किचन, और इसके ऊपर लिखा है तुमने स्टडी, स्टडी रूम। इसके अंदर तुम किचन का कुछ सामान स्टोर करते हो, जैसे तुमने ग्लास स्टोर कर लिया। अरे इस बॉक्स के अंदर तुम बुक्स एंड स्टेशनरी स्टोर करते हो। तो क्या था? बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर एक नाम था किचन, और उसके अंदर जो थी चीज़ थी वो अलग थी। सेम चीज़ हमारे सीपीयू में भी, वहाँ पर भी मेमोरी लोकेशंस हैं। मेमोरी ये लोकेशन, इसके अंदर डाटा जाएगा, 10 गया, 12 गया, और इस लोकेशन का नाम भी होता है इन लोकेशन का, जैसे तुमने ए नाम दे दिया। बस यही है। ये जो वेरिएबल लिखा है ना ए, ये ही वेरिएबल इज ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन। नेम यानी ऊपर नेम आ गया, मेमोरी लोकेशन ये बॉक्स हो गया जिसके अंदर डाटा स्टोर होती है। ये जो 10 है वो डाटा हो गया। तो मैं अदर एग्जांपल देता हूँ। ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है, तो ए नाम का बॉक्स है, इसके अंदर 10 वैल्यू है। एक और बॉक्स ले लेते हैं, सैलरी इक्वल टू 1.4 की है, यानी 1400। तो यहाँ पर 1.4 इसके अंदर आ जाएगा और सैलरी नाम का बॉक्स है। इसका ये मतलब है, बस यही है। अच्छा, इसको वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? मान के चलो, अब तुमने ये पीछे देखा था, ये सॉरी, ये इंट ए इक्वल टू 10। आगे ही एक स्टेप नीचे अगर तुम्हें ये दे दे इंट ए इक्वल टू 1 + ए। पहले वाले ए में क्या वैल्यू थी? 10, तभी होगी टोटल वैल्यू, यानी पहले ऐसे था ए अंदर 10। अगले स्टेप में हो गया ए इक्वल टू 11, वैल्यू चेंज हो गई। जैसे मैथ में वैल्यू चेंज होती थी वेरिएबल्स की, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती थी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। आगे कोड में इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। बस इतना ही है। डाटा टाइप देखो, INT मैंने बता ही दिया है, इसका मतलब है इंटीजर। जब तुम लिखते हो INT और आगे एक वेरिएबल नाम देते हो और उसकी वैल्यू तुम स्टोर करवाते हो 10,
अच्छा, ये इक्वल टू नहीं होता, इसका मतलब कुछ और होता है। वैल्यू टेक्निकल लैंग्वेज अलग है, लेकिन तुम इसको इक्वल टू ही मान के चलो एक बार के लिए। यहाँ पर ये जो 10 है ये इंटीजर है। अगर हमें 10.1 लिखना हो तो आगे इंट ए इक्वल टू 10.1 नहीं लिख सकते। इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू देना। 10 पॉइंट लिखना हो तो उसके लिए यूज होता है फ्लोट। इसको लिखते हैं ऐसे, फ्लोट ए इक्वल टू 10.1। अब देखना आई एन टी रिप्लेस हो गया फ्लोट से। मान के चलो तुम्हें इंटीजर वैल्यू भी नहीं लिखनी, तुम्हें ये लिखना है या तुम्हें ये लिखना है या तुम्हें सिर्फ ए लिखना है, तो उसके लिए यूज होता है ये करेक्टर ए इक्वल टू ए। पर इसको चीजें चाहिए इसके अंदर, बस यही है प्रॉब्लम इसकी। यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा। डबल, डबल भी डेसिमल के लिए ही है, लाइक फ्लोट जो कि खुद डेसिमल के लिए था। अब डबल में क्या है, हाइयर प्रिसीजन, यही डिफरेंस है, हाइयर प्रिसीजन। देखो अगर हमें पाई की वैल्यू लिखनी होती 3.14 तो तुम फ्लोट यूज करते, लेकिन अगर हमें पाई की वैल्यू लिखनी हो 3.141592356, अब आगे मुझे याद नहीं है, सॉरी। इतनी हाइयर प्रिसीजन में लिखनी है तो तुम यूज करते हो डबल, DOBLE। पाई नाम का बॉक्स है जिसकी वैल्यू होगी 3.14 एंड सो ऑन। ऐसे होता है, बस इतना ही है। मेन यहाँ क्या है, इंटीजर और फ्लोट, बस। करेक्टर भी यूज होता है कई बार क्वेश्चन में। अब एक दो क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखो, इन क्वेश्चन देखने से पहले तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सॉरी। ये, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर है। जो तुम्हें 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये 5 क्वेश्चंस टोटल बनाते हैं 30 मार्क्स का, लेकिन तुम्हें 25 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तुम्हें दिए जाते हैं 5 कोड, 5 कोड्स का आउटकम लिखना था, यानी तुम्हें कोड अब भी नहीं लिखना, तुम्हें सिर्फ आउटकम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड में फर्स्ट थ्योरेटिकल है, सेकंड में तुम्हें कोड लिखना है जो 3 मार्क्स का है। थर्ड का फर्स्ट जो 3 मार्क्स का है उसमें तुम्हें कोड लिखना है। आगे बी, फोर्थ एंड फिफ्थ अगेन थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन है। क्या मतलब है इसका, यानी तुम्हें कोड लिखना है। अगर 30 मार्क्स का है तो उसमें से 5 या 6 मार्क्स का ही कोड लिखना है, यानी मोटा मोटा 20 मार्क्स का तो तुम्हें सिर्फ कोड का आउटकम या थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, यानी तुम्हें कोड लिखना ही नहीं है एग्जाम में पास होने के लिए। तो तुम कोड पे फोकस मत करना कि कहाँ कोमा है, कहाँ इक्वल टू है, कहाँ ये है, कहाँ ब्रैकेट है, इस चक्कर में मत पड़ना। कारण, क्योंकि तुम्हें वहाँ कोड लिखना ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें 25 आउट ऑफ 25 का अटेम्प्ट करना है तो वो थोड़ा देख लेना। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इंटीजर ए नाम की मेमोरी लोकेशन 5 वैल्यू आएगी। अच्छा, ये सेमी कोलन है, इसको लगाना मत भूलना, इसका मतलब है एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगले स्टेप में ए की वैल्यू अपडेट होके 12 हो गई, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट एफ का मतलब प्रिंट करना है, ये अगला टॉपिक है, वहाँ पर जाएंगे। परसेंटेज डी का मतलब जो प्रिंट वैल्यू आएगी ना वो भी इंटीजर आएगी। मैंने बताया था आई एन टी का और परसेंटेज डी का, इन दोनों का मतलब है इंटीजर। सेम चीज फ्लोट का क्या मतलब था, डेसिमल। इसके लिए हो जाता है परसेंटेज एफ, जो कि डेसिमल वैल्यू ही प्रिंट करेगा। डेसिमल वैल्यू प्रिंट करनी है, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, ए की वैल्यू करनी है, तो ए की वैल्यू क्या थी 12। आंसर 12 हो गया, ना 12 से कम ना 12 से ज़्यादा। अभी इस पे चलते हैं। ए की वैल्यू है 5, यहाँ से बी की वैल्यू है 10, यानी इसको, इसका मतलब ये है ए बी और ये बी है, इसकी वैल्यू अंदर 10 है। हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है प्रिंट एफ, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, और क्या सिर्फ बी, तो इसका आंसर आएगा 10। दैट्स इट। इंट ए, सॉरी इंट 25 इक्वल टू एज। अब देखो इंट के बाद होती है मेमोरी लोकेशन, मेमोरी का नेम, तो ये नेम आ गया 25 और इसके अंदर स्टोर हो गई एज। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, क्यों, एज इंटीजर नहीं है और हमें क्या वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। इंटीजर यानी एज नाम का बॉक्स है और एज के अंदर 25 वैल्यू स्टोर करनी है, पर एक चीज ध्यान देना है, यहाँ सेमी कोलन नहीं, तो ये भी नहीं देगा कोई आंसर। अब इस पे चलते हैं। फ्लोट, अंदर 10 आ गया। फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए, तो एक तो चीज़ है डेसिमल वैल्यू है नहीं, दूसरी चीज़ है इसका नाम कहाँ है, नाम इसने लिखा ही नहीं। अगर ये लिखता फ्लोट ए इक्वल टू 10 फिर तो समझ भी आता था, तो ये भी कोई आंसर नहीं देगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन है, प्रिंट कराएगा। देखो इसको एक बुरी आदत है, क्या आदत है, ये आदत है इसको, ये नाम स्लिप हो गया, इसको क्या बोलते थे,
ये क्या बोलते हैं इन डबल कॉलम्स को, इन्वर्टेड कॉलम्स को। अब ये चाहता है कि जब भी तुम लिखो प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, जो भी तुम्हें प्रिंट करवाना है वो तुम इन दोनों के बीच में लिखो। अगर तुम्हें लिखना है प्रिंट एफ, तुम्हारे कोर्स का नाम लिखना है तो तुम्हें ऐसे डालो MSc MACS MMT 001, और ऐसे कर दो, ये प्रिंट कर देगा MSc MACS MMT 001। देखो ये जगह नहीं थी ना तो मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन ये प्रिंट सीधा करेगा क्योंकि हमने स्पेस कोमा ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है। ठीक है, मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना हो तो प्रिंट एफ राहुल, ये सिर्फ राहुल प्रिंट करके दे दे। पर हम पीछे देखते आ रहे थे ए की वैल्यू 10 हो गई, एक स्टेप में ए की वैल्यू 12 हो गई एंड सो ऑन, और क्या पता 10 स्टेप बाद है ना वो 100 वैल्यू हो जाए। तो अब क्या लिखोगे? अगर तुम्हें डायरेक्ट ये लिखना है प्रिंट एफ, हमें नहीं पता क्या क्या फंक्शंस लगे होंगे, किस पर वो रुक जाएगा किस पर नहीं। तो यहाँ पर अगर तुम ये लिखोगे ना ए की वैल्यू पर, तो ये तुम्हें ए की वैल्यू प्रिंट नहीं करके देगा, ये तुम्हें सीधा जैसे ये प्रिंट करके दिया MSc MMT जैसे प्रिंट करके दी दिया, ये तुम्हें ए प्रिंट करके दे देगा। तो इसको कैसे चेंज करें? इसको चेंज करते हैं प्रिंट एफ, इसको हम ये बताएं कि ए जो है, ए की, ये ए नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, इसकी वैल्यू तुम्हें लिखनी है। वैल्यू इंटीजर है या कैसे है उसके लिए ये लगता है, तो यहाँ से आया पर परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब है इंटीजर वैल्यू लिखनी है, इन दोनों के बीच में ये लिखा जाता है, इन दोनों से बाहर जो मेमोरी लोकेशन का नाम है वो लिखा जाता है कोमा के बाद। परसेंटेज डी यानी इंटीजर वैल्यू लिखनी है प्रिंट में, किसकी वैल्यू लिखनी? ए की। कौन से स्टेप की लिखनी वो आगे हम स्पेसिफाई करते हैं, और अगर कोई स्टेप ही नहीं है सिर्फ ए की वैल्यू दे रखी है तो हम ये डायरेक्टली लिख देते हैं, या फिर 2-3 स्टेप के बाद जो अपडेटेड लास्ट स्टेप तक जो अपडेट हुई है वैल्यू वो लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 100, क्योंकि यहाँ पर 100 हो गई थी ना लास्ट में, ये है। और अगर हमें डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो परसेंटेज एफ, हमें करेक्टर प्रिंट करवाना हो तो परसेंटेज टी, यहाँ पर सी, और ए के अंदर कोई करेक्टर सेव है जैसे ए तो ए ऐसे लिख दो। ये चीज़ है, इनको फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर वैल्यू थी परसेंटेज डी लगा यानी 25, एक एग्जांपल है। फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, करेक्टर के लिए परसेंटेज सी, डबल के लिए आई एफ, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस। समझ गए ना? इसका मतलब है जो भी तुम आगे डालोगे ना वो प्रिंट करवा देना, कुछ ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है। स्कैन एफ प्रिंट एफ का ही भाई है। इसको दो दो बुरी आदतें हैं। पहली बुरी आदत, ये भी चाहता है जो इसको स्कैन करवाओ। स्कैन क्या है? जैसे तुम प्रिंटर है तो एक पेज वो प्रिंट करके देता है, तुम्हें आउटपुट देता है, तो ये क्या था? आउटपुट। स्कैन एफ, तुम स्कैन करवाते हो फोटोकॉपी के लिए, वो तुम इनपुट देते हो कंप्यूटर को, तो ये है इनपुट। तो ये जो तुम इनपुट दोगे वो इसके अंदर होना चाहिए, पहली आदत। दूसरी चीज, जब तुम इनपुट देते हो कहीं तो जाके स्टोर होगी। तुमने कभी कोई अपनी फोटो स्कैन की होगी तो फोटो स्कैन होगी कहीं जाके सेव होती है किसी लोकेशन में। सेम चीज स्कैन एफ को भी हमें बताना पड़ता है कहाँ कहाँ जाके वो स्टोर होगी। तो हमें ए लिखना पड़ेगा यानी जो मेमोरी लोकेशन उसका नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे एंड लगना पड़ेगा। ये बताता है एड्रेस ऑफ ए, इसका ये मतलब समझो, एंड का मतलब ये है इसका मोटा मोटा फॉर्मेट। कैसे है? स्कैन एफ लिखोगे, इन कोमास के अंदर तुम लिखोगे फॉर्मेट स्पेसिफाई, क्यों इंटीजर है, डेसिमल है, करेक्टर है, वो लिखोगे। फिर कोमा लगेगा, फिर वेरिएबल नेम ए था, बी था या सैलरी है वो, उससे पहले तुम एंड लगाओगे। बस यही डिफरेंस है, प्रिंट एफ में एंड नहीं आता, स्कैन एफ में एंड आता है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक दो। स्कैन एफ है परसेंटेज डी यानी इंटीजर वैल्यू जाके स्टोर होगी जो तुम स्कैन करवाओगे, कहाँ पर स्टोर होगी? एज में, लेकिन एज के आगे एंड नहीं है, एड्रेस नहीं दिया, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। फ्लोट मार्क्स है तो फिर परसेंटेज डी यूज क्यों किया? या फ्लोट के लिए तो परसेंटेज एफ यूज होता है, डेसिमल के लिए मार्क्स है, एंड भी, लेकिन ये गड़बड़ कर दी तो इसका भी आंसर नहीं आया। फ्लोट है, परसेंटेज एफ है, मार्क्स है तो मार्क्स है, मार्क्स के आगे एंड भी है क्योंकि स्कैन एफ था। हाँ ये आंसर देगा, जो भी तुम वैल्यूज बोलोगे वो जाके मार्क्स नाम के उसमें वो स्टोर कर देगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फास्ट फास्ट।
इंक्लूड स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। एज नाम का बॉक्स है, प्रिंट एफ। अच्छा देखो, ये हमारी चैट बॉक्स है। तुम्हारे पास फोन है और वहाँ वो पूछ रहा है एक के लिए दो दबाएं, दो के लिए एक दबाएं, सॉरी, हिंदी में बात करने के लिए एक दबाएं और इंग्लिश में बात करने के लिए दो दबाएं। तुम एक या दो दबाते हो तो ये तुम खुद की तरफ से इनपुट दे रहे हो इसे। हाँ, तो ये सेम चीज पूछ रहा है। पहले ये प्रिंट हमारे चैट बॉक्स में लिखा है एंटर योर एज, ये देखना इसके बीच में है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो डायरेक्ट एज इट इज ये प्रिंट कर देगा, एंटर योर एज। अब तुम इसमें अपना इनपुट दोगे, तुमने डाल दिया 80, 80 ईयर्स का हूँ भाई, तो ये स्कैन करेगा इस 80 को, परसेंटेज डी यानी इंटीजर वैल्यू स्कैन करके स्टोर करेगा कहाँ पर, एज नाम के बॉक्स में, और ये उसका एड्रेस है जो 80 है, ये यहाँ के स्टोर हो जाएगा। जैसे स्टोर होगा अगली इसकी कमांड दी हमने, पर प्रिंट योर एज इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब है इंटीजर आएगा, कहाँ से उठ के आएगा, एज से उठ के आएगा, योर एज इज वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा आएगा योर एज इज, आगे क्या था 80, खत्म, बस पता चल गया। अब चलते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? इसमें सीखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर वही है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। ये चीज़ें पढ़ेंगे, उनको अलग अलग में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग ये डिवाइड बता रखे हैं। इनमें से अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। बिट वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आएगा ना तो मैं वहाँ बता दूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक सेम, मैथ में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये करते हैं, सेम डिट्टो यहाँ पर है। प्लस के लिए एडिशन है और यही सिंबल यूज होता है, माइनस के लिए ये, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होता है, ये नहीं होता, ये यूज होता है मल्टीप्लिकेशन की, ये डिवीजन के लिए यूज होता है। और जो परसेंटेज है ना, 16%, देखो हमने पीछे परसेंटेज डी पढ़ा, वो नहीं, सिर्फ परसेंटेज। इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर। 10 को तुम 3 से डिवाइड करो तो क्या रिमाइंडर बचता है, 1, ये लिखना है, इसका ये मतलब है। एक नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। ये ए की वैल्यू है, ए नाम का बुक्स है 10 वैल्यू, बी नाम का बुक्स है 5 वैल्यू। प्रिंट करना है हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, क्या ए प्लस बी, ए प्लस बी है 10 प्लस 5 15, तो ये 15 आंसर आएगा बस। ये 4 क्वेश्चन है, ये जरूरी है, देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चारों। प्रिंट एफ, परसेंटेज यानी प्रिंट करना है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, 10 प्रिंट करना है 10। अब देखो नेक्स्ट लाइन में 20 प्रिंट करना है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक तो हम इसको ऐसे लिखे 10 20 30, नेक्स्ट लाइन में 30 प्रिंट करवा रहा है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 10 20 30, नेक्स्ट लाइन में जाए। तीसरा ऑप्शन 10 कोमा 20 कोमा 30, तुम कौन सा लिखोगे? मैं कहूँगा ये। क्यों? कोमे की हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई है, आपको तुम्हें कोमे के लिए मिल रहा है कोड? नहीं। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी हमें कोई कोड नहीं दे रखा है, अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रखा, हमें सिर्फ प्रिंट करते जाना, प्रिंट करते जाना, तो दिस इज द आंसर। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो क्या यूज करेंगे, उसके लिए होता है ये स्लैश एन, दिख रहा है स्लैश एन। इसका मतलब है तुम प्रिंट करो परसेंटेज डी यानी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करो, ये वैल्यू प्रिंट करो और फिर नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाओ, तो इसका आंसर आएगा 10। फिर नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाओ, इससे आंसर आएगा 20, और यहाँ पर भी इसने दे रखा, तो फिर से नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाओ, फिर 30, तो आंसर आएगा 10 20 30। हेलो स्लैश एन, हेलो प्रिंट करो, फिर नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाओ, वर्ल्ड प्रिंट करो। अगर इस स्लैश एन हटा देना हम, अगर ये मान के चलो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये ऐसे प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, ये साथ साथ में बिल्कुल चिपक के। आगे वाले चलते हैं, इस पर चलते हैं। ए की वैल्यू है 10, सीधा अब से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, समझ जाओ तुम। ये a इक्वल टू 10 नहीं है, क्योंकि आगे a की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये वेरिएबल है, तो इसको हम करते हैं a 10 वैल्यू इज असाइन टू a और a इज असाइन टू वैल्यू 10, इसका ये मतलब, ठीक है। b की 3 है, थोड़ी टेक्निकल वो लैंग्वेज है वो, पर तुम ये समझ लेना, तुम ये लिख सकते हो एग्जाम में। इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है,
फिर प्रिंट करते ही नेक्स्ट लाइन में जाना है, क्या प्रिंट करना है, ए प्लस बी, 10 प्लस 3 13। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, ए माइनस बी, यानी 10 में से 3 गए 7। फिर से हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, हमें इंस्ट्रक्शन मिली नेक्स्ट लाइन में जानी है, ए इंटू बी 30। अगेन हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, ए डिवाइड बी। अब देखो, जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.33 एंड सो ऑन। पर हमें परसेंटेज डी दे रखा है, यानी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू। फिर नेक्स्ट लाइन में जाना है, क्या 10 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना था, 1। हाँ, ये है 1। नेक्स्ट लाइन में जाना, आगे कुछ है नहीं तो ये रुक जाता है, ये है अपना आंसर, ऐसे लिखना है। एन का मतलब था नेक्स्ट लाइन, टी का मतलब है टैब, और इसका मतलब है प्रिंट ए डबल कोट। मतलब अभी हमने ये देखा था, इसके अंदर ये था प्रिंट एफ, इसके अंदर तुम्हें लिखा हो राहुल, तो ये सीधा तुम्हें ऐसे प्रिंट करके देगा राहुल। लेकिन हम अगर हमें ऐसे प्रिंट करवाना हो तो ऐसे, तो क्या करोगे, प्रिंट एफ, अभी ऐसे प्रिंट करके देगा राहुल, बाकी आएगा नहीं। असाइनमेंट ऑपरेटर ये मैं तुम्हें बताता हूँ पूरे लेक्चर में ही, जब तक जितना हमने पढ़ा है 21-20 मिनट में यही सीखते हैं। ए इक्वल्स टू 10 नहीं है इसका मतलब, इसका मतलब है ए नाम का जो तुम्हारी मेमोरी लोकेशन है उसमें 10 वैल्यू असाइन की है, इसका ये मतलब है, ये टेक्निकल लैंग्वेज, स्टोर 10 इनसाइड ए वेरिएबल है। अच्छा, इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, ये आगे आएगा नेक्स्ट ऑपरेटर जो आएगा। अभी इसको छोड़ो, ये क्वेश्चंस हैं, अभी आते हैं इन पर। अब ये चीज़ देखो, पीछे वाले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ये वाले, और असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको मिक्स करके ये बनता है। इसका क्या मतलब है, पहले मैं तुम्हें नॉर्मल बताता हूँ, ए इक्वल टू 10 है, अगले स्टेप में ए इक्वल टू 5 है, और उससे अगले स्टेप में ए इक्वल टू 3। वैल्यू अपडेट होती जा रही, ए पहले 10 था, अब ए की वैल्यू 5 हो गई, फिर ए की वैल्यू 3 होगी, ये वैल्यू अपडेट होती जा रही। लेकिन हमें वैल्यू अपडेट नहीं करनी, मैं नहीं चाहता मैं इसको ए इक्वल टू 5 लिखूँ, मैं चाहता हूँ ए, मैं इसको लिखूँ ए माइनस 5, जो अगली वैल्यू आए ए इक्वल टू ए माइनस 5, ये लिखना है मुझे, कि जो ए की वैल्यू जो भी इससे पिछले स्टेप में थी उसमें से 5 घटा दे तुम, और जो इस स्टेप के लिए मैं लिखना चाहता हूँ तो ए की वैल्यू जो भी थी उसमें से तुम अगेन 2 हटा दो पिछले स्टेप में जो ए की वैल्यू थी। इसके लिए यूज होता है ये क्या करते हैं, ये जो पिछली वैल्यू है उसमें से ही कर लेते हैं, इसको लिखने का थोड़ा सा अलग मेथड है। मतलब ये जो मैंने बताया इन चीज़ों को लिखने का हल्का सा डिफरेंट मेथड है। सोल्व करते हैं, एक्स नाम का बॉक्स है जिसके अंदर 10 वैल्यू, जो एक्स है यानी 10, उसमें प्लस करना है 5 और फिर वो वैल्यू अपडेट करके लिखनी है, यानी एक्स 10 प्लस 5, तो ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू 15। यही मतलब इसका, यानी जो प्लस आते ही ये जो आगे वैल्यू दी है पहले वाली में ऐड करके अपडेट कर दो। एक्स है 17 है, 17 है एक्स, अब लिखना है 5 के साथ हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो x इक्वल टू 17/5, एक्स इक्वल टू 2, रिमाइंडर लिखना है ना हमें। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है 6 है, तो एंड में आ जाएगा 6 × 4 24। ये था बस। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, देखते हैं। अब मैथ में हम ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सीखते हैं। इन सबको कैसे लिखना है, ये है रिलेशनल तुम्हारे ऑपरेटर्स, बस यही है। इनको लिखने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, तुम देख लेना। ग्रेटर देन सेम है, लेस देन सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान देना इन पर। ये देखो, इक्वल टू, डबल इक्वल टू को हम इक्वल टू कहते हैं, और नॉट इक्वल टू को हम ये कहते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। अब जो इस चीज़ में समझने की चीज़ है वो ये है, अगर तुमसे कोई पूछे 2 + 2 कितना होता है, तुम बोलोगे 4 होता है, लेकिन तुम कभी इसका आंसर ये नहीं दोगे कि सर ट्रू या सर फॉल्स, ये आंसर नहीं दोगे। वेट अ मिनट,
लेकिन अगर तुम्हें पूछे 2 ग्रेटर देन 4 है तो तुम इसका आंसर क्या दोगे? तुम इसका आंसर 2 या 4 या 6 ऐसे कुछ नहीं दोगे, इसका आंसर तुम दोगे सर ट्रू। और अगर ऐसे होता तो तुम कहते सर फॉल्स। अब हमारे कोड में हम ट्रू जो है उसको लिखते हैं 1 से, और फॉल्स है उसको हम लिखते हैं 0 से। तो ये रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं ये वैल्यू हमारी 0 और 1 में देंगे। एग्जाम्पल के लिए ग्रेटर देन वाला उठा लेते, इस 10 ग्रेटर देन 5 जो कि ट्रू है, सही है बात है, तो 1 आंसर आ गया इसका। 8 < 6 नहीं, 8 तो ग्रेटर देन 6 है, तो फॉल्स, फॉल्स के लिए 0, बस यही देखना था इसमें। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फास्ट फास्ट। क्वेश्चन करना जरूरी है क्योंकि तुम वहां जाओगे क्वेश्चन उठाओगे ना, सब ऊपर से जाएगा। ए की वैल्यू 12, इसको सीधा ही ऐसे ही लिख लेते हैं, A = 12। नेक्स्ट टाइम में B = 8। इसे आगे वाली इंस्ट्रक्शन में इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, प्रिंट करते ही आगे वाली लाइन में जाना है। ऑपरेशनल, ऑपरेशनल है नहीं है, रिलेशनल ऑपरेटर है ये। और रिलेशनल में क्या देते हैं हम, ट्रू या फॉल्स आंसर देते हैं, तो वही देंगे। इज A > B, क्या 12 8 से बड़ा है, जो कि ट्रू है। जैसे ट्रू है इसका आंसर आ गया 1। अब नेक्स्ट लाइन में जाएंगे क्योंकि ये था, क्या ए बी से छोटा, फॉल्स, इसके लिए 0। क्या ए बी के बराबर है, अगेन फॉल्स, नहीं 12 बड़ा है भाई, बराबर कैसे बड़ा। इज ए नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू है, ये 1। सब में हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं क्योंकि सब में ये अब फिनिश, तो इसका आंसर क्या आएगा 1001। ये मत लिखना 1001, ये गलत है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब एंड और ऑपरेटर, देखो सेट्स में हम पढ़ते थे यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब था और इसका मतलब था एंड, सॉरी इसका मतलब था और इसका मतलब था एंड, दोनों से आने चाहिए। सेम चीज है यहाँ पर भी एंड और का। अब देखते हैं पहले एंड पर, एंड देखते हैं। एंड ऑपरेटर को लिखने का ये है डबल एंड, ऐसे लिखते हैं मेरा। एग्जाम्पल देता हूँ, यही है एग्जाम्पल। देखो तुम्हें एडमिट कार्ड होल टिकट तभी मिलेगा तब तुम्हारी अटेंडेंस भी पूरी है और तुमने असाइनमेंट भी जमा करवा दिया। अटेंडेंस भी तुम्हारी 75 से अब हो, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। असाइनमेंट भी दे दिया प्लस तुम्हारी अटेंडेंस भी पूरी है, यानी दोनों का ट्रू होना जरूरी है, तब जाके एंड में भी ट्रू आएगा। ट्रू, ट्रू, तब जाके एंड में ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो तो देखो, तुमसे मैं पूछूं क्या तुम्हारी दोनों कंडीशन पूरी हैं, तो तुम ये कहोगे यस है, या फिर तुम कहोगे नहीं, नहीं है। तुम ये नहीं बोलोगे कि नहीं एक है, नहीं दोनों है, नहीं दोनों ही नहीं है। तुम सीधा आंसर, ये तुमसे ये नहीं पूछा कितनी है, तुमसे पूछा है या नहीं। तो यहाँ पर भी एंड और में भी तुम ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देते हो। इनको लिखने का तरीका है देखो ऐसे, ब्रैकेट के अंदर दो कंडीशन डालती है और उनके बीच में एंड डाल दिया, और प्रिंट इंटीजर करना, इंटीजर वैल्यू आएगी 1 या 0 में से, ट्रू यानी फॉल्स आएगी। इसको लिखने का तरीका देख लेना क्योंकि आगे जो तुम्हें कोड देंगे वहां पर ये ऐसा लिखा होगा, तुम्हें समझना होगा। अब इस शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि देखो दोनों ट्रू हैं तभी ये जाके ट्रू है। अगर एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स है, समझ गए। अगर यहाँ पर ये जो पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, इसको हम 1 देते हैं नाम, इसको हम देते हैं 2। अगर ये पहली कंडीशन ही फॉल्स आ जाए तो हमें बताया चाहे आगे वाली ये चाहे ट्रू है या फॉल्स है, हमारा आंसर फॉल्स ही आएगा। तो हम इसको क्यों ही सोल्व करें, यही है। यानी कंप्यूटर ये वाली कंडीशन सोल्व ही नहीं करेगा कोड, वो यहीं से आइडिया लगा लेगा। पहली अगर ट्रू है तो वो सेकंड पे जाएगा, अगर पहली फॉल्स है तो वो दूसरी चेक ही नहीं करेगा। इसका ये मतलब है, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, दोनों का एंड रिजल्ट फॉल्स ही है। तो पहले फॉल्स आते ही दूसरा फॉल्स चेक नहीं करेगा, दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा। इसका फायदा क्या है? अच्छा, फायदा तो छोड़ो, इसमें दिक्कत क्या है? जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें ऐसे कंडीशन दे रखा होगा, पहली कंडीशन है A = 5 और दूसरी कंडीशन है B = 10, और इससे पहले तुम्हें वैल्यू असाइन करी थी A = 3 एंड B = 2। इस स्टेप में तुम्हारी अपडेट होती है वैल्यू A = 5। ठीक है, हमने ए वैल्यू
इक्वल टू 5 है, नहीं है। यहाँ पर b इक्वल टू 10 है, चेक ही नहीं करना, सीधा बोलना है फॉल्स। अब यहाँ पर b इक्वल टू 5 तो इसने दे दिया, अगर हमें एक c वैल्यू और दे देते, या फिर ये कह देते b प्लस 1 इक्वल टू b। एक मिनट इसको छोड़ो, हम इसको आगे पढ़ेंगे, तब मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊंगा। शॉर्ट सर्किट का बस ध्यान रखना। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है कि पहली वाली कंडीशन चेक करता है, दूसरी वाली नहीं करता है। और में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा। अगर पहली ट्रू है तो हम दूसरी चेक ही नहीं करनी ट्रू या फॉल्स है क्या। अगर पहली दो ट्रू है तो दूसरी वाला चेक ही नहीं करना, आंसर हमारा ट्रू ही आएगा। सेम चीज है, ये चेक करके छोड़ देगा। फॉल्स है तो भी चांसेस है ट्रू आने के, फिर ये सेकंड चेक करेगा। ये वाली ट्रू है, ये वाली हम चेक ही नहीं करेंगे, सीधा हम ट्रू लिखेंगे, बस यही। नोट, नोट का मतलब है जो भी तुम्हारी वैल्यू थी ना पीछे ट्रू या फॉल्स, उसको रिवर्स करके ये चेंज कर देता है, बस।